एक जोक सुनो। घर वाले मुझे सुबह सुबह ऐसे उठाते हैं जैसे तीसरा युद्ध शुरू हो गया हो और मैं ही आखिरी सैनिक बचा हूँ। मेरे चैनल चाणक्य कोचिंग सेंटर, मेरा नाम सुजीत कुमार यादव है। आज हम भारतीय संविधान के कुछ अनुच्छेदों को देखेंगे। ठीक है, भारतीय संविधान के छोटा सा मैं एक वीडियो बना रहा हूँ जिसमें 2 से 4 मिनट का वीडियो है। आप यदि इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा क्योंकि ये आपके लिए रिलेवेंट होगा कि आप संविधान से रिलेटेड थोड़ी बातों को जान पाएँ। ये हर एक क्लास के लिए इम्पोर्टेंट है जिसमें क्या आता है आपके राजनीति विज्ञान है, क्योंकि ये क्लास 8 के लिए भी इम्पोर्टेंट है, क्लास 12 के लिए, क्लास 11 के लिए, सबके लिए क्या है ये रिलेवेंट है। इसलिए प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिएगा। भारतीय संविधान के बाद आपको बता दूं कि हमारा जो भारतीय संविधान है ये मेनली 26 जनवरी 1950 को लागू हो गया था। ठीक है, कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। लेकिन मैं आपको बता दूं कि हमारा जो संविधान है ये 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था। बनकर तैयार हुआ था 26 जनवरी 1949 को, लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। हमारे भारतीय संविधान जब बनकर तैयार हो गया था, ठीक है, तो उस समय हमारे जो भारतीय संविधान में 22 भाग थे। कितने भाग थे? 22 भाग थे। ठीक है, 22 पार्ट थे। क्लियर? फिर जब संविधान बन के तैयार हुआ तो संविधान के बाद से अब से बात करें प्रेजेंट में तो हमारे अभी तक 25 भाग हो चुके हैं। कितने? 25 भाग हो चुके हैं। आगे मैं बता दूं कि जब हमारा संविधान बना गया था, जब बन गया था तो 8 है उसमें क्या थी? अनुसूचियाँ थी, जो कि आज के टाइम पे कितनी हो गई है? 12 हो गई है। क्लियर? यहाँ तक दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे क्या बोलता है कि हमारे संविधान में अगर अनुच्छेदों की संख्या की बात करें तो टोटल हमारे 395 अनुच्छेद उस समय थे। ठीक है, लेकिन आज हमारे ये लगभग 478 के आसपास पहुंच चुके हैं। ठीक है, हमारे भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद पहुंच चुके हैं? 478। इन्हीं कुछ अनुच्छेदों को क्या करेंगे हम डील करने का काम करेंगे। ठीक है, जिसमें से आप यहाँ देख सकते हैं कि अनुच्छेद नंबर 1 है। ठीक है, आप याद रखिएगा भाग 1 में जो है वो अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक के बारे में बात किया गया। ठीक है, भाग 1 में क्या है? अनुच्छेद नंबर 1 से लेकर 4 तक के बारे में बात किया गया। टोटल हमारे पास 25 भाग है। ठीक है, उसमें से हम 1 से 4 तक का देख रहे हैं। पहले क्या बोलता है इसमें कि जो अनुच्छेद 1 है इसमें हमारा लिखा गया है संविधान में कि अनुच्छेद 1 में लिखा गया है कि संघ भारत जो है हमारा क्या है, वो भारत एक यूनियन और उसका क्षेत्र है। ठीक है, भारत क्या है? एक संघ और साथ ही साथ उस संघ का के एक पूरा उसका क्षेत्र है। कौन? अनुच्छेद 1 बताता है। ठीक है, अनुच्छेद 2 बताता है क्या कि नए राज्य की स्वीकृति, नए राज्य क्या करना हो? बनाना हो, निर्माण करना हो, अपनाना हो, उसकी स्वीकृति देता है। कौन? अनुच्छेद 2। अगर बात करें अनुच्छेद 3 की, ठीक है, अनुच्छेद 3 की बात करें तो ये नए राज्य का निर्माण के बारे में बात करता है कि जिसमें क्या हो? मौजूदा राज्य का नाम चेंज करना हो, सीमा चेंज करना हो, क्षेत्र में परिवर्तन करना हो, इन सब चीज़ों पे बात करता है। कौन? अनुच्छेद नंबर 3। गाइस, अनुच्छेद 4 में क्या लिखा हुआ है? अंदर में लिखा हुआ हमारा कि जैसे मान लो कि जो राज्यसभा है ना, राज्यसभा और विधानसभा, इन सब की सीटों के बारे में बात किया। ठीक है, किसके बारे में बात किया? सीट। ये जो उनके सीट का डिस्ट्रीब्यूशन हो वो कैसा होगा, ये अनुच्छेद 4 में बताता है। क्लियर? वैसे आते हैं भाग 2 में। भाग 2 में देखें तो ये हमारा अनुच्छेद 5 से लेकर 11 के बीच की बात करता है। ठीक है, तो 5 जो हमारा इसमें क्या बताता है कि संविधान के पहली बार लागू होने के समय से जो नागरिकता मिला है, कह रहे जब संविधान लागू हुआ है तब से उस समय से जो नागरिकता जो आपको मिला हुआ वही नागरिकता आपको मिलेगा। ठीक है, तो ये अनुच्छेद 5 में मेनली आपके नागरिकता के बारे में बात करता है, सिटीजनशिप के बारे में बात करता है। ठीक है, अनुच्छेद 6 की बात करें तो पाकिस्तान से भारत आने के बाद किसी भी व्यक्ति को नागरिकता का अधिकार, देखो क्या कह रहा है कि पाकिस्तान से भारत आने के बाद किसी भी व्यक्ति को क्या नहीं मिलेगा? नागरिकता का अधिकार नहीं मिलेगा। ठीक है, अनुच्छेद 10 क्या कहता है? अनुच्छेद 10 कहता है कि नागरिकता जो है, नागरिकता का जो अधिकार है ये किस पे बात करेगा? रख रखाव की बात करेगा। किसकी बात करेगा? रख रखाव, मतलब नागरिकता की रख रखाव के बारे में बात करता है अनुच्छेद 10। अनुच्छेद 11 क्या बात करता है कि नागरिकता का अधिकार जो है वो संसद द्वारा, कानून द्वारा शासित किया जाएगा। मतलब क्या है कि अनुच्छेद जो है 11 है वो बताता है कि नागरिकता जो अधिकार है ये संसद के कानून द्वारा क्या किया जाएगा? शासित किया जाएगा। कैसा हमारा क्या होगा? नागरिकता होगा, क्या होगा, ये सब चीज़ों के बारे में कौन बताता है? बताइए। अनुच्छेद हमारा 11 बताता है और अनुच्छेद हमारा संसद बताएगा। अनुच्छेद भाग 3 की बात करें
भाग 3 की बात करें तो भाग 3 में हमारा अनुच्छेद 12 से 35 तक है। ठीक है, तो फिर मैं एक बार रिवाइज कर लेते हैं। भाग 1 में क्या हमारा अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक है। भाग 2 में क्या है 5 से लेकर 11 तक है। और भाग 3 में क्या है 12 से लेकर 35 तक के। ये हमने अभी तक 3 अनुच्छेद पढ़े हैं, वो 3 भाग पढ़े हैं जिसमें से हमने इतने सारे अनुच्छेद पढ़े। सॉरी, कहते हैं जो अनुच्छेद 12 है, अनुच्छेद 12 है, इसमें क्या बताता है, राज्य की परिभाषा के बारे में बताता है कि राज्य की क्या सी परिभाषा होगी। अनुच्छेद 13 जो है ये मौलिक अधिकार, जो मौलिक अधिकार होते हैं उसके उल्लंघन या हस्तक्षेप होने पर बनाने वाले कानून के बारे में बात करता है। अनुच्छेद 13 मौलिक अधिकार से रिलेटेड है ये। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 और जो 13 है, ठीक है, वो कौन से में, इसी में आप बताता है कि भारत के सबसे महत्वपूर्ण मौलिक अधिकार। आपको मैं बता दूं कि भारत में हमारे पहले 7 अधिकार थे। कितने मौलिक अधिकार थे? 7। पहले भारत के मौलिक अधिकार की बात करें तो 7 मौलिक अधिकार थे, जो कि 1978 में 44 अमेंडमेंट्स 44वां संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति का अधिकार, जो संपत्ति का अधिकार 7वां अधिकार था, ठीक है, उसको क्या कर दिया गया, धारा 31 के तहत निरस्त कर दिया गया। किसके तहत निरस्त कर दिया गया? धारा 31, मतलब इसको हटा दिया गया और इसको जोड़ दिया गया भाग 12 में जोड़ दिया गया। ठीक है, भाग कहाँ जोड़ दिया? 12 में जोड़ दिया गया संशोधन करके, और इसको क्या बना दिया? कानूनी अधिकार बना दिया, जिसमें धारा 300A के द्वारा क्या कर दिया गया, इसको रखा गया। ठीक है, कि अगर आपके संपत्ति का अधिकार, संपत्ति को आपसे कोई छीनता है तो ये आपका क्या होगा, ये आपका कोई फंडामेंटल राइट नहीं है, मौलिक अधिकार नहीं होगा, ये आपका क्या होगा, कानूनी अधिकार होगा। आगे बात करें संविधान के बारे में तो कुछ मौलिक अधिकार इनके देख लो। 12 से 35 के बारे में बात कर रहे थे, अब यहाँ पे देखो कुछ कहता है भारतीय संविधान और उसके मौलिक अधिकार। कहता है समता का अधिकार, पहला कौन सा है? समता का अधिकार, जिसे समानता का अधिकार कहते हैं। यह आपके अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक का है। ठीक है, बात करें 14 तो 14 में क्या बताता है? अनुच्छेद 14 में बताता है कि कानून के समक्ष समानता। ठीक है, कानून के सामने क्या है, हर कोई इक्वल है। ठीक है, क्लियर। दूसरा क्या बोलता है? अनुच्छेद 15 आर्टिकल 15 बोलता है कि धर्म हो, मूलवंश हो, जाति, लिंग, जन्म के स्थान पर किसी भी प्रकार से आप किसी के भी साथ क्या कर सकते हो, भेदभाव नहीं कर सकते। ये कानून क्या अपराध है। ठीक है, ये हमारे आर्टिकल 15 में लिखा हुआ है। आर्टिकल 16 में क्या लिखा हुआ है कि सार्वजनिक रोजगार, सार्वजनिक रोजगार के मामले में अवसर की समानता। ठीक है, तो आपको इतना कुछ याद नहीं करना, मेनली क्या याद करना, आर्टिकल 16 और यहाँ पे एक लाइन लिखा है अवसर की समानता। ठीक है, आर्टिकल 16 में क्या है? अवसर की समानता। आर्टिकल 15 में क्या है कि किसी भी प्रकार से भेदभाव नहीं करना। आर्टिकल 14 में क्या लिखा है कि कानून के समक्ष समानता। ये 3 लाइन है, इसको याद रखिएगा। आगे क्या बोलता है कि अनुच्छेद 16 हो गया। अनुच्छेद 17 क्या बोलता है? अस्पृश्यता को खत्म करना, मतलब समाप्त करना। कैसे अस्पृश्यता? अस्पृश्यता का मतलब होता है छुआछूत। क्या होता है? छुआछूत को खत्म करना। अनटचेबिलिटी, अनटचेबिलिटी को खत्म करने के लिए खत्म करने की बात करता है अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 18 की बात करें तो ये बोलता है कि उपलब्धियों का समाप्ति करना, कि जो उपलब्धियां लेते हैं ना अपने नाम के आगे लगाते कुछ भी, ठीक है, थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं, तो ये अपना उपलब्धि जो होती है उन सबको, शैक्षणिक उपाधियों को क्या छोड़कर कोई भी उपाधि आप नहीं ले सकते हैं। क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखिए, हमने समता का अधिकार पढ़ लिया। अगला क्या है? स्वतंत्रता का अधिकार। अभी एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। समता का अधिकार क्या था? आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक का था। 14 पढ़ा आपने, 15 पढ़ा, 16 पढ़ा, 17 पढ़ा, ठीक है, यही पढ़ा। 18 भी पढ़ा। 14, 15, 16, 17 और 18, ये आपने कुछ आर्टिकल पढ़े। क्लियर। चलिए आगे पढ़ते हैं स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार की बात करें तो ये 19 से 22 के बीच का है। 19 में क्या लिखा हुआ है कि भारतीय जो होंगे, भारतीय नागरिक को उनके 6 मूल अधिकारों की गारंटी देता है। ठीक है, 6 मूल अधिकारों की गारंटी देता है। उसमें 19 जो बोलता है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। क्या बोलता है? अभिव्यक्ति। अभिव्यक्ति का मतलब होता है कि आप अपना विचार प्रकट कर सकते हैं आज़ाद पूर्वक। जैसे होता है कि शांतिपूर्वक आप क्या कर रहे हो, बिना हथियार के आप एक जमा हो रहे हैं, आप यूनियन बना रहे हैं, संगठन बना रहे हैं, स्वतंत्र हो आप इसके लिए हैं। भारत की सीमा में आप प्रतिबंधित आवागमन का अधिकार है। ठीक है, आप भारत की सीमा में कहीं भी आप जा सकते हो, आपको कोई रोकेगा नहीं। भारत के क्षेत्र में कहीं भी आप रह सकते हो। स्थापित होने की स्वतंत्रता भी है।
साथ ही साथ क्या बोलता है, किसी भी पेशे अभ्यास का अधिकार, किसी भी व्यवसाय व्यापार कारोबार में संलग्न हो सकते हैं। मतलब आप कोई भी व्यवसाय कर सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं, कारोबार में शामिल हो सकते हैं, आपको कोई नहीं रोकेगा। ये अनुच्छेद 19 में लिखा गया है। अनुच्छेद 20 में लिखा हुआ है कि जो अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। मान लो कि अगर किसी को किसी ने अपराध किया है, ठीक है, तो उसको क्या होगा, उसका FIR होगा। तो इन अपराधियों के लिए क्या मिला हुआ है, इनको कुछ वो मिली है, राहत मिली है, ठीक है, अनुच्छेद 20 के तहत। उसे ये अधिकार है कि वो पूछे कि भैया मुझे क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है, क्या मैंने गलती किया, ये बात है। अनुच्छेद 21 जो है ये बताता है आपको जीवन जीने की स्वतंत्रता देता है, ठीक है, जीवन जीने की स्वतंत्रता। वहीं अनुच्छेद 22 जो है ये कुछ मामलों में गिरफ्तारी और नज़रबंदी के संरक्षण में बताता है, ठीक है, कि गिरफ्तारी से रिलेटेड ये आपके कुछ मैटर आते हैं। नज़रबंदी का मतलब क्या होता है, बिना पूछे आपको गिरफ्तार हो कर सकते हैं, तो उसमें अनुच्छेद 22 है, जहाँ पे आप ये अनुच्छेद 22 के तहत होता है, जिसमें आप पूछने का भी अधिकार इसमें भी होता है। नेक्स्ट बात करें शोषण का अधिकार, अनुच्छेद 23 और 24 में। 23 में क्या होता है, अगर मान लो किसी को आप जबरन क्या करा रहे हो, लेबर वर्क करा रहे हो, ठीक है, मानव तस्करी कर रहे हो, तो ये सारी चीज़ें का निषेध है, ये अनुच्छेद 23 में। अनुच्छेद 24 में क्या बोलता है कि 14 साल से कम उम्र के बच्चे को आप किसी भी कारखाने और खदानों में काम नहीं करा सकते, ठीक है, वो कैसा डेंजरस जगह पे, जहाँ पे खतरनाक जगह है, वहाँ पे आप ये सब काम नहीं करा सकते हो। आगे बात करें धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, तो ये 25 से 28 के बीच में, ठीक है, जिसमें अनुच्छेद 25 जो है ये बताता है कि आप कोई भी धर्म अभिव्यक्ति, कोई भी धर्म को अपना सकते हो, आचरण कर सकते हो, किसी के बिना रोक टोक के। फिर वही आर्टिकल 26 क्या बोलता है कि आप धार्मिक मुद्दों को नियंत्रित करने की क्षमता रख सकते हो, कि धार्मिक मुद्दों को क्या कर सकते हो, आप कंट्रोल में रख सकते हो, उसकी क्षमता बताता है आर्टिकल 26 में। अनुच्छेद 27 बताता है, क्या बताता है कि धर्म का समर्थन करने के लिए करों का भुगतान करने से स्वतंत्र। मतलब आप धर्म को बचाने के लिए आप करों से क्या है, स्वतंत्र है। मतलब आप टैक्स, धर्म को बचाने के लिए कोई भी टैक्स आपको देना नहीं है। आर्टिकल 28 क्या बोलता है, धार्मिक स्कूलों में जाने से स्वतंत्रता, आप किसी भी धार्मिक स्कूल क्या कर सकते हो, जा सकते हो। ये आर्टिकल क्या है, 28 है, अनुच्छेद 28। अगला कौन सा है, सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार, ठीक है, ये अनुच्छेद 29 और 30 में है। 29 की बात करें तो ये बताता है कि अल्पसंख्यक जो होते हैं, जिनकी संख्या कम होती है, उसके हितों का संरक्षण करवाता है, उनके हित जो होते हैं उनके संरक्षण करवाता है। आर्टिकल 30 जो है ये अल्पसंख्यक को बोलता है कि आप शैक्षणिक संस्थान बनाने तथा चलाने का अधिकार इनको देता है, कि जो जिनकी जनसंख्या कम है वो अपना खुद का क्या चला सकते हैं, स्कूल चला सकते हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो मैं यहीं पर रोकता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके आगे के आर्टिकल्स के बारे में आपको बताऊँगा, ठीक है। आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो, मैंने बहुत जल्दी इस वीडियो को 7-8-10 मिनट में ख़त्म कर दिया है, इतने सारे आर्टिकल। आप इसको समझिए, एक बार नहीं समझ में आता है 2-3 बार पढ़िए, ठीक है। उसके बाद फिर मैं कल इसके आगे के आर्टिकल्स के साथ हम कंटिन्यू करेंगे, ताकि क्या होगा, हमारे सब चीज़ क्लियर होता चला जाए। और मैं कोशिश करूँगा कि पूरे 395 आर्टिकल आपको करा दूँ, ठीक है। चलिए, धन्यवाद, जय हिंद।